हेलो स्टूडेंट। तो आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं सार्थक अंक और दूरियों का मापन कैसे किया जाता है। इस वीडियो की शुरुआत करने से पहले आपको बता दें स्टूडेंट कि इस चैप्टर से संबंधित जितने भी टॉपिक है यूनिट एंड डायमेंशन से, यदि आप हमारे उन वीडियो को नहीं देखे हैं तो आप यूट्यूब पर सर्च कीजिए कि विमीय सूत्र का प्रथम अनुप्रयोग फिजिक्स बाई धर्मराज यादव, विमीय सूत्र का द्वितीय अनुप्रयोग फिजिक्स बाई धर्मराज यादव, विमीय सूत्र का तृतीय अनुप्रयोग फिजिक्स बाई धर्मराज यादव, मापन की पद्धतियां क्या है फिजिक्स बाई धर्मराज यादव। तो सारा वीडियो आपको मिल जाएगा स्टूडेंट। तो आइए ज़्यादा देर न करते हुए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो चलिए आज का पहला हेडिंग लगा लीजिए, सार्थक अंक। सार्थक अंक, तो इसमें लिखिए स्टूडेंट, किसी भौतिक राशि के माप में प्रयुक्त अंक को सार्थक अंक कहते हैं। किसी भौतिक राशि के माप में प्रयुक्त अंक को सार्थक अंक कहते हैं। सार्थक अंकों में दो प्रकार के अंकों का प्रयोग किया जाता है। सार्थक अंकों में दो प्रकार के अंकों का प्रयोग किया जाता है। एक नंबर हेडिंग लगा लीजिए स्टूडेंट, यथार्थ अंक। यथार्थ अंक, इसमें लिखिए स्टूडेंट, वे अंक जिसकी विश्वसनीयता पर हमें कोई संदेह न रहे, वे अंक जिसकी विश्वसनीयता पर हमें कोई संदेह न रहे, यथार्थ अंक कहलाते हैं। यथार्थ अंक कहलाते हैं। नंबर 2, संदिग्ध अंक। संदिग्ध अंक, तो इसमें लिखिए स्टूडेंट, वे अंक जिसकी विश्वसनीयता पर हमें संदेह रहे, वे अंक जिसकी विश्वसनीयता पर हमें संदेह रहे संदिग्ध अंक कहलाते हैं। संदिग्ध अंक कहलाते हैं। तो चलिए हम लोगों ने ये समझ लिया स्टूडेंट कि सार्थक अंक क्या है, सार्थक अंक के प्रकार क्या है। तो आप एक और हेडिंग लगाइए स्टूडेंट, सार्थक अंकों के गणना करने के नियम। सार्थक अंकों के गणना करने के नियम, तो इसमें लिखिए स्टूडेंट पॉइंट नंबर 1 कि किसी भौतिक राशि के माप में यदि सभी अंक अशून्य रहे, किसी भौतिक राशि के माप में यदि सभी अंक अशून्य रहे तो सभी अंकों को सार्थक अंकों में गणना किया जाएगा। तो सभी अंकों को सार्थक अंकों में गणना किया जाएगा। जैसे में ये देख लीजिए स्टूडेंट, जैसे में हम ले लिए यहाँ पे ये एक अंक है, तो इसमें सार्थक अंक, इसमें सभी अंकों को हम सार्थक अंक में गणना करेंगे। तो सार्थक अंक में इसमें हो जाएगा 1 2 3 4 5, यानी कि इसमें सार्थक अंकों की संख्या 5 है स्टूडेंट। दूसरा पॉइंट देखिए स्टूडेंट, उसी में दूसरा पॉइंट है हम लोगों का। दूसरा पॉइंट नोट कीजिए, यदि किसी भौतिक राशि के माप में प्रयुक्त सभी अंक, यदि किसी भौतिक राशि के माप में प्रयुक्त सभी अंक अशून्य रहे, अशून्य रहे लेकिन बीच में शून्य आ जाए, लेकिन बीच में शून्य आ जाए तो उन्हें सार्थक अंकों में गणना किया जाता है। तो उन्हें सार्थक अंकों में गणना किया जाता है। तो उन्हें सार्थक अंकों में गणना किया जाता है। जैसे में देख लीजिए स्टूडेंट, जैसे में हम लोगों का, तो यहाँ यदि बीच में कोई शून्य आ रहा है स्टूडेंट तो इसको हम सार्थक अंकों में गणना करेंगे। 1 2 3 4 5 6, यानी कि इसमें 6 सार्थक अंक है स्टूडेंट। यदि बीच में शून्य आएगा तो उसको सार्थक अंक में गणना करेंगे। चलिए अगला पॉइंट देखिए उसी में स्टूडेंट, नंबर 3, यदि किसी भौतिक राशि के माप में दशमलव के पहले सभी अंक शून्य रहे, यदि किसी भौतिक राशि के माप में दशमलव के पहले सभी अंक शून्य रहे और दशमलव के बाद शुरुआत में शून्य रहे, और दशमलव के बाद शुरुआत में शून्य रहे, शुरुआत में शून्य रहे तो दशमलव के बाद शून्य की गणना नहीं किया जाएगा और से सभी अंकों की गणना किया जाएगा। तो दशमलव के बाद शून्य की गणना नहीं किया जाएगा और शेष अंकों की गणना किया जाएगा। जैसे में देख लीजिए स्टूडेंट, जैसे में ये है स्टूडेंट, तो इसमें यदि दशमलव के बाद 0 है और अंत में 0 नहीं है तो इसमें सार्थक अंकों की गणना करेंगे। तो इसमें केवल 2 ही सार्थक अंक है, 2 और 5, यानी कि इसमें 2 सार्थक अंक है। ये जो 0 है, 0 0 है, इसको सार्थक अंक में गणना नहीं करेंगे। चलिए इसे मिटा देते हैं। अगला पॉइंट स्टूडेंट 4 नंबर, यदि किसी भौतिक राशि के मापन में
यदि किसी भौतिक राशि के मापन में अंत में शून्य रहे तो उस शून्य की गणना सार्थक अंकों में नहीं किया जाता है। तो उस शून्य की गणना सार्थक अंकों में नहीं किया जाता है। जैसे में देख लीजिए स्टूडेंट, तो इसमें जो है 2 सार्थक अंक है, 2 और 5 यानी 2 ही सार्थक अंक है। लास्ट वाले दोनों शून्य को हम सार्थक अंकों में गणना नहीं करेंगे। चलिए हम लोग समझ गए। अगला पॉइंट इसी में स्टूडेंट, पॉइंट नंबर 5 कि यदि किसी भौतिक राशि के माप में अंतिम अंक शून्य रहे तो सार्थक अंकों की गणना करने के लिए दशमलव के पहले प्रयुक्त जीरो की गणना भी करते हैं। जैसे में देखिए स्टूडेंट, ऐसे यदि दिया है तो इसमें हम सार्थक अंकों की गणना करेंगे। तो ये 2, 5 और 0 को भी हम सार्थक अंक में काउंटिंग करेंगे। यहां से पॉइंट के बाद वाले को नहीं करेंगे। तो इसमें 4 सार्थक अंक है। तो आई होप कि आपको सार्थक अंकों के गणना करने के नियम पता हो गया स्टूडेंट। तो आइए हम लोग इसी में अब आगे बढ़ते हैं एक और टॉपिक, जिस टॉपिक का नाम है दूरियों का मापन। दूरियों का मापन निम्न 2 प्रकार से होता है। दूरियों का मापन निम्न 2 प्रकार से होता है स्टूडेंट। एक नंबर होता है आपका प्रत्यक्ष विधि और दूसरा होता है अप्रत्यक्ष विधि। प्रत्यक्ष विधि में हम लोग स्टूडेंट किसी दूरी को मापने के लिए किसी मीटर स्केल या छड़ स्केल का आमतौर पर प्रयोग करके दूरियों की गणना कर लेते हैं। जैसे हम लोग मीटर में या फीट में दूरी को माप लेते हैं कि ये दूरी कितना है। तो ये जो है प्रत्यक्ष विधि है स्टूडेंट। तो चलिए पहला हेडिंग लगा लीजिए, प्रत्यक्ष विधि। प्रत्यक्ष विधि में लिखिए स्टूडेंट, इस विधि में हम लोग सीधे तौर पर किसी छड़ स्केल या मीटर स्केल का प्रयोग करके दूरियों की गणना कर लेते हैं। इस विधि में हम लोग सीधे तौर पर किसी छड़ स्केल या मीटर स्केल का प्रयोग करके दूरियों की गणना कर लेते हैं। तो ये समझ गया स्टूडेंट। चलिए नंबर 2 इसमें हेडिंग लगाइए, अप्रत्यक्ष विधि। अप्रत्यक्ष विधि, इस विधि में स्टूडेंट ध्यान दीजिए, अप्रत्यक्ष विधि में, इस विधि में हम लोग दूरियों की गणना जो है डायरेक्ट मीटर स्केल या छड़ स्केल से नहीं करते हैं। इस विधि में दूरी की गणना करने के लिए हम क्या करते हैं कि दूरी को एक मतलब जो तरंग है, तरंग को हम एक स्थान से दूसरे स्थान तक प्रेषित करते हैं, यानी कि भेजते हैं। और उस तरंग को वहां पहुंचने में जितना समय लगेगा उस समय को हम लोग भाग करके आधा कर लेंगे, क्योंकि वो तरंग जाने और आने में लगा समय होगा। तो उसका आधा कर लेंगे तो एक तरफ का दूरी पता हो जाएगा। और उन तरंगों का चाल हमें दिया रहेगा सवाल में। तो दूरी बराबर चाल गुणे समय वाले सूत्र की सहायता से हम दूरी की गणना कर लेंगे। तो इसमें लिखिए स्टूडेंट, अप्रत्यक्ष विधि में कि इस विधि में तरंगों को प्रेषित करके अभीष्ट स्थान तक जाने और आने में लगे समय की गणना, अभीष्ट स्थान तक जाने और आने में लगे समय की गणना विराम घड़ी की सहायता से करके इसका आधा कर लेते हैं। विराम घड़ी की सहायता से करके इसका आधा कर लेते हैं। फलस्वरूप किसी एक तरफ की दूरी को तय करने में लगा समय हमें ज्ञात हो जाता है। फलस्वरूप किसी एक तरफ की दूरी तय करने में लगा समय हमें ज्ञात हो जाता है और उन तरंगों का वेग हमें ज्ञात रहता है। इस प्रकार से दूरी बराबर चाल गुणे समय सूत्र की सहायता से अभीष्ट दूरी की गणना कर लेते हैं। तो इस तरह से स्टूडेंट हम लोग दूरी बराबर सूत्र होता है चाल गुणे समय। तो इसमें हमें जो है समय का पता हम विराम घड़ी की सहायता से कर लिया स्टूडेंट, और उन तरंगों का वेग हमें मालूम है। तो चाल और समय को गुणा करके दूरी बराबर चाल गुणे समय, चाल और वेग को गुणा करके हम दूरी की गणना कर लेंगे। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा। तो आज के इस वीडियो जो है हम लोगों का इस चैप्टर का समाप्ति हो रहा है यहाँ पे। कल हम लोग
इस चैप्टर से संबंधित न्यूमेरिकल बनाएंगे। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।